बहुत स्वागत है आपका आज के डीआरएस इनसाइट्स के प्रोग्राम में शेयर्स की बात अपनों के साथ। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर नेहा सिंह और आज का प्रोग्राम जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा था, हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे मार्केट एक्सपर्ट प्रदीप हल्दर जी, जो कि फाउंडर एंड सीईओ हैं पीएचडी कैपिटल के। प्रदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। Thank you, ma'am, for having me on your show and good evening. वैसे आप लोग आज देख रहे होंगे कि मार्केट कैसा रहा। मार्केट में बहुत उतार चढ़ाव की स्थिति नहीं देखी गई। अगर हम एक टर्म यूज करें तो मार्केट फ्लैट रहा। तो सपाट बाजार में कैसे बनेगा पैसा, यही डिस्कस करने के लिए आज हमें ज्वाइन किया है प्रदीप जी ने। प्रदीप जी, ये बताइए कि मार्केट में हम कोई हलचल नहीं देख रहे हैं, कोई तेजी नहीं देख रहे हैं, तो ऐसे में हमारे व्यूअर्स कैसे आगे बढ़े। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हलचल नहीं है, ये गलत वर्ड है। एक्चुअली हलचल तो हो चुका है। लास्ट 2-3 महीने से हमने देखा कि ऑलमोस्ट 13 to 14% निफ्टी रिटर्न दे चुका है। बैंक निफ्टी भी ऑलमोस्ट 52,000 51,000 के आसपास था, वहां से 57,000 के आसपास आ चुका है। आज का भी डे हाई बैंक निफ्टी का 57,152 के आसपास है। अब द कंसर्न इज मार्केट तो हर टाइम नहीं चलेंगे, मार्केट को भी एक थोड़ा बहुत जो है करेक्शन फेस में जाना चाहिए। अगर नेक्स्ट मूवमेंट मार्केट को लेना है तो उस टाइम से पहले मार्केट को एक बार एक हेल्दी करेक्शंस भी मार्केट को होना है। तो अभी 25,650 के आसपास हमने देखा कि थोड़ा बहुत मार्केट टॉप बनाया शॉर्ट टाइम फ्रेम में। उसके बाद हमने देखा कि 25,250 के आसपास एक सपोर्ट के तौर पे काम कर रहे हैं। जिस तरीके से आज का भी क्लोजिंग हुआ 25,461 के आसपास, मुझे लगता है कि आज देखेंगे डे हाई था ऑलमोस्ट 25,489 के आसपास। तो आई डोंट थिंक कि यहाँ पे ज्यादा कुछ नेगेटिव या तो समथिंग कुछ ऐसा नहीं है। मार्केट जब तक 25,250 के ऊपर है, सो मार्केट पॉजिटिव ही है, ऐसा मेरा मानना है। और निफ्टी जब तक 50, बैंक निफ्टी जब तक 56,000 के ऊपर है, तब तक तो कोई इशू नहीं है। बाकी मुझे लगता है कि जैसे कि मैंने लास्ट वीक भी आपको बताया था कि कैश में आपको रहना चाहिए एटलीस्ट 25%। 30% तो कैश में बैठना ही चाहिए, क्योंकि जब कोई भी डीप मिलता है उस डीप में आप एक्युमुलेशन करने का जो अपॉर्चुनिटी है, उस अपॉर्चुनिटी मार्केट को आपको मिलता है, मार्केट में आपको मिलता है। सो नाउ कंसर्न इज कि मार्केट अभी कोई ट्रिगर नहीं है। मार्केट जो 9 जुलाई जो टैरिफ का न्यूज आना था, अभी इंडिया में सहमति नहीं हुआ है टैरिफ का। अगर कुछ टैरिफ जो है, ये जो अगर कुछ ट्रेड जो है एग्रीमेंट बन जाता है, तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट कुछ यहाँ पे मोमेंटम बन सकता है। अभी मार्केट बहुत टाइम से चला है, तो मेरे ख्याल से मार्केट पॉजिटिव ही है। अभी लगातार लास्ट देखेंगे 4 से 5 दिन एफआईआई का सेलिंग ही आ रहा है। लास्ट फ्राइडे को देखा है कि जो हमारे घरेलू फंड है डीआईआई, डोमेस्टिक जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, उनके तरफ से भी छोटा मोटा एक सेलिंग प्रेशर आया था। लेकिन मार्केट एक रेंज बाउंड है, अभी ज्यादा कुछ ना ही पॉजिटिव साइड पे ना ही नेगेटिव साइड पे, लेकिन ओवरऑल जो सेंटीमेंट है वो पॉजिटिव है। अब मेरा मानना नेहा मैम ऐसा है कि जब बुल मार्केट रहता है ना, बुल मार्केट में फेस 1, फेस 2, फेस 3 रहता है। अब बुल मार्केट का जो कंफर्मेशन है, उस कंफर्मेशन का ना फेस 1 वाला चल रहा है। नाउ मार्केट आर कंफ्यूज्ड, ये बुल मार्केट का जो हाँ। एंट्री पॉइंट है ना, वो नहीं हुआ है। सो वो जब नहीं होता है ना कंफर्मेशन, तब इस बाजार ऐसे ही चलता है। और हर बार मार्केट में एवरी साइकिल में ऐसा ही होता है कि जब कंफर्मेशन नहीं मिलता है तो हर बार मार्केट ऊपर जाता है, फिर से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग, फिर से ऊपर जाता है, फिर से प्रॉफिट बुकिंग, लेकिन मार्केट नेगेटिव नहीं है। सो मार्केट अभी एक जो है न्यू सेंटीमेंट के तलाश में है। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम भी आगे बढ़ेंगे, और अब बाकी अभी स्टॉक स्पेसिफिक ही काम करना है। ऑल राइट, आप कह रहे हैं कि आपके हिसाब से मार्केट कम से कम नेगेटिव नहीं है और आपको लग रहा है कि मार्केट कुछ नए इसकी तलाश में है कि कैसे आगे बढ़ा जाए। प्रदीप जी, जो निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स हैं, तो इनको आप क्या देखते हैं आने वाले दिनों में। देखिए, अगर मैं नेक्स्ट 2 से 3 साल का व्यू से मैं देखूं, मैं तो बहुत ही पॉजिटिव हूँ इंडियन इकोनॉमी में। एंड मुझे लगता है कि जितने भी प्रॉब्लम था सब कुछ मार्केट ने ऑलरेडी डिस्काउंट कर दिया है। अगर ज्यादा कुछ प्रॉब्लम होना था तो मार्केट 25,000 के ऊपर ही सस्टेन नहीं करता। अगर मार्केट में ज्यादा कुछ प्रॉब्लम होना था तो 24,500 के ऊपर ही सस्टेन नहीं करता। हमने देखा कि जिस तरीके से लास्ट टाइम एक जो है ब्रेक डाउन आया था 25,000 के अराउंड, 25,000 से हमने देखा 21,800 के आसपास निफ्टी ने लो लगा के फिर से वहां से रिकवरी करके ऊपर आया है। तो मार्केट तो अभी बहुत ही स्ट्रांग है। अभी क्या होता है जब मार्केट नीचे से ऊपर आता है शॉर्ट टाइम फ्रेम में, लाइक जो कि जैसे कि हुआ है लास्ट 1 से 2 महीने में,
हर टाइम पे ना लीडर चेंजेस हो जाता है, तो इस बार भी लीडर बहुत चेंज हो चुका है। जैसे कि आज का देखेंगे, एफएमसीजी में थोड़ा बहुत मोमेंटम आया। लास्ट वीक हमने देखा था थोड़ा बहुत पीएसयू में मोमेंटम आया था। उससे पहले हमने देखा डिफेंस में, डिफेंस थोड़ा बहुत चला। उससे पहले थोड़ा बहुत हमने देखा कि रेलवे चला। तो हर बार ना ये जो मार्केट का जो ये जो लीडर है ना, लीडर बदल बदल जाता है। तो अभी देखिए कुछ टाइम पे हमने देखा कि टेलीकॉम चल रहे थे, भारती एयरटेल और रिलायंस इंडस्ट्री निफ्टी को बीट कर रहे थे। और बेसिकली अभी के लिए नेक्स्ट जो आईटी कुछ काउंटर्स है, स्पेशली टीसीएस जैसे काउंटर्स का अर्निंग सेशन आने वाला है। सो मुझे लगता है कि कमिंग डेज में नेक्स्ट 2 साल का मैं बात करूंगा तो मैं तो 27,000 29,000 निफ्टी देखता हूँ। मैं तो बहुत ही पॉजिटिव हूँ इंडियन इकोनॉमी को लेके, क्योंकि प्रॉब्लम ही नहीं हो रहा है कुछ। अगर प्रॉब्लम भी हो रहा है तो मार्केट उसको, हम्म। मार्केट इज लाइक आई डोंट केयर, ऐसा है कि कुछ भी न्यूज हो रहा है नेगेटिव न्यूज, मार्केट उसको ऑब्जर्व कर रहा है और ऊपर आ जा रहा है। और मार्केट में जो भी अभी के लिए नेगेटिव सेंटीमेंट है ना, वो सारा कुछ डिस्काउंटेड ही है। तो ऐसा तो ऐसा कुछ नेगेटिव मुझे मार्केट में नहीं लग रहा है। मार्केट उस टाइम पे रिएक्ट करेगा, मान लीजिए कुछ कुछ अनसर्टेनिटीज हो रहा है जो कि मार्केट को पता नहीं है, ऐसा कुछ हाँ। अगर आता है तो उस केस में मार्केट खराब होगा। अदरवाइज तो मार्केट मुझे बहुत ही बढ़िया लग रहा है, क्योंकि मार्केट हमेशा उस चीज के ऊपर रिएक्ट करता है जिस जो मार्केट को नहीं पता। जो ऑलरेडी पता है उस चीज के ऊपर मार्केट रिएक्ट भी नहीं करता है। सो देखिए अभी जो इंडिया के साथ ये जो अमेरिका के साथ जो डील नहीं हो पा रहा है, अगर ये मार्केट ऑलरेडी नो, दैट इज वाई मार्केट कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा है। अगर कुछ अच्छा अपॉर्चुनिटी, अच्छा डील नहीं होगा ना, तो मार्केट इसके ऊपर भी कुछ रिएक्ट नहीं करने वाला। बाकी एक तो रहता है देखिए टाइम करेक्शन, एक रहता है प्राइस करेक्शन। मुझे लगता है कि जो प्राइस करेक्शन होना होना था हो चुका है। अभी थोड़ा बहुत टाइम करेक्शन तो मार्केट को करना ही है। ऑलराइट, आप कह रहे हैं थोड़ा सा टाइम करेक्शन, आप कह रहे हैं कि मार्केट को करना होगा। प्रदीप जी, सवाल हमारे व्यूअर्स के आ गए हैं। हर्षित जैन जी हैं, टाटा केमिकल्स के बारे में पूछ रहे हैं। टाटा केमिकल्स जो इनके पास है वो 947 की रेट पर इनके पास है, तो ये कह रहे हैं क्या करना चाहिए मुझे अभी करंट सिचुएशन को देखते हुए। देखिए 929 अभी चल रहा है। आप एक बार ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। अगर आपका इन्वेस्टमेंट व्यू है, मुझे लगता है कि 890 एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना चाहिए। 890 पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और बने रहिए। बहुत जल्दी मुझे लगता है कि इस काउंटर आपको एक बार 980 से लेके 1000 का प्राइस कमिंग सुना है, क्योंकि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग काउंटर है। आप देखेंगे कि जो नीट पैट है ऑलमोस्ट 387 करोड़ के आसपास ही पोस्ट किया है। मार्केट कैप भी ऑलमोस्ट 23,000 करोड़ के आसपास। तो लिक्विडिटी का ऐसा कुछ प्रॉब्लम है नहीं। बाकी आपका व्यू यहाँ पे एज ए इन्वेस्टमेंट व्यू से ही रखना है, ट्रेडिंग व्यू से नहीं। लेकिन जिस तरीके से स्ट्रक्चर बिल्ड हुआ है, मैं तो पॉजिटिव ही हूँ। हो सकता है कि एक डीप भी मिले 915 910 तक, तो आप पे टेंशन करने वाला कोई बात नहीं है। ऑलराइट, आप कह रहे हैं हो सकता है डिप देखने को मिले 915 910 तक, तो उसमें परेशान होने की बात नहीं है। स्टॉप लॉस आपने 890 का बताया है, और आप कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में आपको लेवल्स 980 टू 1000 के देखने को मिल सकते हैं। राइट। हर्षित जैन जी हैं, दोबारा पूछ रहे हैं एक सवाल। ये कह रहे हैं इनके पास एक जिंदल स्टील इन्होंने खरीदा है 956 के रेट पर, और कह रहे हैं कि इसमें प्रॉफिट बुक कहाँ करा जाए, 6 महीने का व्यू पूछ रहे हैं, किन इफ योर लेवल्स पर आई थिंक बिक व्यू रहा इज है। नेक्स्ट 6 मंथ, सो आई थिंक आपको एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। ट्रेलिंग स्टॉप ओके। लॉस रहेगा 915, 915 के आसपास एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। 984 990 के आसपास एक रेसिस्टेंस है, मुझे लगता है कि 990 कमिंग सून है। वहां पे आके थोड़ा आपको रुकने को देखने को मिलेगा। एक बार 990 अगर क्रॉस होता है तो उस केस में स्टॉक ऑल टाइम हाई जाने के लिए रेडी हो रहा है। अभी जो बेस बनाया रिसेंटली ऑलमोस्ट 820 850 के आसपास, मुझे लगता है कि बहुत ही स्ट्रांग बेस है। अगर स्टॉक को नीचे जाना होता तो अभी अब तक चला गया होता। अब जिस तरीके से हमने देखा कि निफ्टी मेटल इंडेक्स जो है स्ट्रांग हो रहा है, तो कमिंग डेज हम्म। में मुझे लगता है कि एक 52 एक लाइफ टाइम हाई निफ्टी मेटल में पॉजिटिव होने का चांसेस है। तो जिस तरीके से मुझे लगता है कि जिंदाल स्टील, टाटा स्टील जो काउंटर है मेटल रिलेटेड है, तो मुझे लगता है कि इसमें भी कुछ अच्छा खासा गेइन होने वाला है। तो एक बार बने रहिए विथ स्टॉप लॉस ऑफ 915। ऑल राइट, बने रहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 950, आप कह रहे हैं। LIC के शेयर्स लिए हैं इन्होंने, अर्षित जैन जी ने 944 के रेट पर। एल आई LIC सी के भी इनका सिमिलर ही पूछना है कि 6 महीने का ही ये जानना चाह रहे हैं। ओके। देखिए एल आई सी अभी 943 के आसपास चल रहा है। एंड मेरे ख्याल से एक स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर आप मिनिमम शॉर्ट टर्म का व्यू भी रखते हो तो 920 के एक स्टॉप लॉस होना चाहिए।
बाकी मुझे नहीं लगता स्टॉक आपको फिर से 880 870 तक आने का कुछ भी पॉसिबिलिटीज है। अगर कभी भी आता है तो वो आपके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहने वाला है। अच्छा। और LIC जो इनका टैग लाइन है, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, तो बेसिकली मुझे लगता है कि स्टॉक मार्केट में थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए। जिंदगी के साथ में ही होना चाहिए, बाद में तो कुछ नहीं होगा यहाँ पे। तो एक बार बने रहिए विथ स्टॉप लॉस ऑफ 880, और शॉर्ट टर्म जो ट्रेडर्स है उनके लिए स्टॉप लॉस रहेगा 920। ऑल राइट, शॉर्ट टर्म वालों के लिए स्टॉप लॉस 920 और लॉन्ग टर्म के लिए 880 आप बता रहे हैं। और आप लेकिन पॉजिटिव हैं इसको लेकर, आप कह रहे हैं जब बाय ऑन डिप अगर आए तो थोड़ा सा ऐड ऑन कर सकते हैं, राइट? यस। ओके। प्रदीप जी, पीसी ज्वेलर्स हमने देखा है थोड़ा सा बढ़ा मार्केट में, ओपनिंग वीक में भी, ओपनिंग डे में भी, मतलब इस कारोबारी हफ्ते के, और पिछले हफ्ते की क्लोजिंग पे भी। तो पीसी ज्वेलर्स के आप टारगेट्स नियर कौन से देखते हैं जिस पर लोगों को थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए? ये सुनील कुमार जी का सवाल है, वो पूछ रहे हैं। देखिए, एक टाइम पे ना पीसी ज्वेलर 350 400 के आसपास ट्रेड हुआ करता था, आज से कुछ साल मैं पहले का बात कर रहा हूँ। अब हम्म। एक दिन क्या हुआ था, पीसी ज्वेलर 20% लोअर सर्किट लगाया, तो मैनेजमेंट सामने आया, आके सामने से बोला पीसी ज्वेलर में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मैंने सुना। सेकेंड दिन फिर से 20% लोअर सर्किट, फिर से मैनेजमेंट सामने आया, सामने आके बोल रहा है फिर से कुछ प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड दिन फिर से 10% का लोअर सर्किट। अब मैनेजमेंट थर्ड दिन नहीं आया था। अब द कंसर्न इज वैल्यूएशन। मुझे लगता है कि जो पीसी ज्वेलर का जिस तरीके से चार्ट खराब हुआ है, जिस तरीके से फंडामेंटल खराब हुआ है लास्ट कुछ सालों में, एक टाइम पे तो एकदम एक कैटेगरी वाले स्टॉक थे। तो बाद में मैनेजमेंट भी चेंज हुआ। लेकिन अभी ना बहुत सालों से स्टॉक एडजस्ट होके नीचे है, अभी ऑलमोस्ट 13 14 रुपीज के आसपास। मतलब आप सोच लीजिए, एक टाइम पे जो स्टॉक 300 के ऊपर ट्रेड कर रहा था, अभी का स्टॉक है 18 19 के आसपास। देखिए, मैं पीसी ज्वेलर को कभी रिकमेंड करता नहीं हूँ। आज जिस तरीके से उछाल आया है, इसमें लग रहा है कि समथिंग इज कुकिंग बिहाइंड द ओके। रूम। और यहाँ पे मुझे लगता है कि बहुत जल्दी 22 से लेके 23 कमिंग सुन, बट एज पर द चार्ट आपको एक स्टॉप लॉस भी मेंटेन रखना है, क्योंकि जिस तरीके से आज ऊपर से थोड़ा बहुत हल्का भी हुआ है, एक रेसिस्टेंस है ऑलमोस्ट 19.50 के आसपास, 19.5% में एक स्टॉप लॉस, एक रेसिस्टेंस है। अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो 22 23 कमिंग सुन। एक स्टॉप लॉस आपको करेंट जोन से मेंटेन करके जाना है 17.50, 17.5 रुपए पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। लेकिन इसमें ऐसा सोचना कि आपको मल्टीबैगर हो जाएंगे, डिकेड टू डिकेड होल्ड हम्म। करना है, सपना देखना है रातों रात करोड़पति, ऐसा तो कुछ सीन यहाँ पे नहीं होने वाला। ऑल राइट, तो आप कह रहे हैं स्टॉप लॉस 17.50 का मेंटेन करना यहाँ पे बहुत जरूरी है, और एकदम से उछाल आना थोड़ा सा आपको, थोड़े डाउट्स हैं आपको। राइट। अब एक और जो शेयर खबरों में रहा है वो है रिलायंस। अब मुकेश अंबानी की कंपनी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और ग्लोबल एसेट मैनेजमेंट कंपनी जियो ब्लैक रॉक ने अपने एनएफओ से 17,800 करोड़ रुपए का फंड जुटा लिया है। तो बेसिकली अंबानी के एनएफओ में डेब्यू करते ही अंबानी ने कमाल कर दिया है। तो जियो फाइनेंस में निवेश की आपकी क्या सलाह है? देखो, जियो फाइनेंस पे मैंने कॉल दिया था ऑलमोस्ट 215 के आसपास, उस टाइम पे जब सब लोग इग्नोर कर रहे थे, मैंने एकदम गट्स रख के जियो फाइनेंस को कॉल दिया था, और 200 को स्टॉप लॉस के साथ। उस टाइम पे मेरा टारगेट ही ऐसा था कि 280 और 300, तो अभी तो 300 का टारगेट अचीव हो चुका है। बस मैं फेब्रुवरी मंथ का ही बात कर रहा हूँ, इसी साल फेब्रुवरी में 200 के आसपास, 205 210 के आसपास था। अभी देखिए, अभी 328 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि शॉर्ट टाइम फ्रेम में ना बहुत ऊपर आ चुका है, और ये जो न्यूज है, न्यूज बाद में आता है, पहले मार्केट को पता चलता है, तो स्टोरी ऑलरेडी डिस्काउंटेड है प्राइस के साथ। सो अगर हाँ। आप न्यू एंट्री ले रहे हो, सो मेक श्योर आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो करेंट जोन से फेवरेबल नहीं हो रहा है। क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कि 200 से नॉन स्टॉप 330 हो गया, तो यहाँ पे करेक्शंस का मौका नहीं मिला। तो एक बार करेक्शन के लिए मैं वेट करूंगा, क्योंकि आई एम ए सेफ एनालिस्ट, तो सेफ सलाह दूंगा, एक बार वेट करके जाइए। जी जी जी। 310 से लेके 300 के बीच में कभी भी फिर से नीचे आता है, और थोड़ा बहुत 2 4 हफ्ता टाइम यहाँ पे स्पेंड होता है, उसके बाद जाके आप एंट्री लीजिए। ऐसे इमीडिएटली ब्लैक रॉक का कुछ धमाका नहीं होने वाला कि इमीडिएटली इनका बुक वैल्यू, एक्चुअली जो न्यूज़ है ऑलरेडी डिस्काउंटेड है, और इनका जो ब्रोकिंग का जो बिजनेस है, ये ब्रोकिंग बिजनेस अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। तो ब्रोकिंग बिजनेस हाँ। स्टार्ट होंगे, उसके बाद उनका रेवेन्यू में आएंगे, सेल्स में हिट होंगे, ईपीएस इंक्रीज होंगे, उसके बाद जाके यहाँ पे कुछ बनेगा। अभी जो ये जो हाइप चल रहा है ना, ये बस एक हाँ। मिसकंसेप्शन है मार्केट में। और राइट, आप इसको हाइप करार दे रहे हैं और कह रहे हैं एंट्री अगर 300 310 के बीच आता है, वही आपके हिसाब से एंट्री लेवल होंगे जियो फाइनेंस में।
यस। राइट। अब अश्विनी जी एक सवाल पूछ रहे हैं, इन्होंने यूग्रो कैपिटल का स्टॉक बाय किया है और इनका जो बाइंग रेट है वो है 184 का, और वो उम्मीद कर रहे हैं 210 के टारगेट की। पूछ रहे हैं क्या 210 का टारगेट अचीव होगा? तो प्रदीप जी इसके बारे में कई लोग, एक आध लोगों के और सवाल आए हैं। तो अगर हम देखें, एक महीने में 6.5% का रिटर्न और 3 महीने में देखें तो 13.5% का रिटर्न दिया है इस शेयर ने। तो लास्ट क्वार्टर में प्रॉफिट सही रहे हैं 8.5% के, जो कि हमने रिजल्ट्स में देखा। और हाल में प्रोफिट्स कैपिटल नाम की एनबीएफसी को इसने अक्वायर किया है और 1300 करोड़ का फंड रेस किया है। चार्ट पर अगर भी अब 175 के ऊपर ये चल रहा है यूग्रो का शेयर। तो इस सबको देखते हुए आप यूग्रो के लिए आपकी क्या सलाह हो? देखिए लास्ट टाइम हमने देखा कि ऑलमोस्ट 6 मार्च 23 में एक सपोर्ट था, ऑलमोस्ट 120 से लेके 140 के बीच में एक बेस बनाया था। उसके बाद हमने देखा कि ऑल टाइम जो हाई है, हाई के आसपास भी गया था, फिर से अगेन नीचे आया था 145 150 के आसपास, अच्छे से बेस बनाया, अभी 184 के आसपास चल रहा है। आई बिलीव आपका वो एक 155 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। जिस तरीके से बेस बिल्डिंग अभी चल रहा है, अभी तो उतना ऊपर ही नहीं आया, 190 के आसपास एक जो है रेसिस्टेंस है, 190 अगर इसके ऊपर क्रॉस होता है, सो मुझे लगता है बहुत जल्दी स्टॉक 220 तक जाने का पोटेंशियल इसमें है। 220 टारगेट के लिए आप बने रहिए विथ स्टॉप लॉस ऑफ 155। ऑल राइट, आप कह रहे हैं 190 के ऊपर जाएगा तो 220 तक के टारगेट्स आप देखते हैं अचीव होते हुए। स्टॉप लॉस आपने 150 का बताया है इसमें फॉर यूग्रो कैपिटल। अब उदय प्रमाणिक जी हैं, इनके पास ओएनजीसी के शेयर्स हैं, 300 के रेट पर हैं इनके पास ओएनजीसी के शेयर। कह रहे हैं होल्ड करूं या फिर दूसरे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दूं, मुझे 3 से 6 महीने का व्यू देखिए चाहिए। डेफिनेटली एक बार आप होल्ड करना चाहिए, क्योंकि फंडामेंटल अच्छा है। बाकी आपने जो लिया है बहुत ओवर प्राइस में, सो अभी के लिए स्टॉप लॉस होना चाहिए 215, 215 में एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। अगर आप एक मीडियम टर्म के इन्वेस्टर हो, एटलीस्ट आपका व्यू 7 से 8 महीना नेक्स्ट है तो, लेकिन वो पेशेंस भी आपको रखना है। 215 रहेगा स्टॉप लॉस। मुझे लगता है कि अभी कंसोलिडेशन एक चल रहा है, इसमें इमीडिएट लेवल पे ब्रेकआउट तो पॉसिबल नहीं है। हम्म। 260 इसके ऊपर ब्रेकआउट आएंगे, 260 के ऊपर अगर जाता है तो उस केस में बहुत जल्दी आपको 295 300 कमिंग सून होने वाला है। लेकिन 215 के स्टॉप लॉस के साथ आपको बने रहना है। अभी का जो जोन है, बस इसमें थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड आपका करने वाला है, टाइम वेस्ट होगा आपको। तो एक बार कंसोलिडेशन के साथ बने रहिए, क्योंकि उसके बाद ही अगर आप इसका दुर्दिन में रहते हो तो आपको अच्छे दिन में भी आपको प्राइस अच्छे मिलेंगे। आप कह रहे हैं थोड़ा सा पेशेंस का गेम है ओएनजीसी का। स्टॉप लॉस 215 का आपने बताया, अगर 260 के लेवल्स क्रॉस होंगे तो 295 अराउंड टू 300 आप इसको आता हुआ देखते हैं। काल भैरव जी हैं, कह रहे हैं कि प्रणाम सर, प्रणाम मैम। नोवा एग्रीटेक के मेरे पास शेयर है, मेरा जो बाइंग प्राइस है नोवा एग्रीटेक का वो है 52.50। कह रहे हैं सर होल्ड करना ज्यादा सही रहेगा या सेल कर दें? देखिए बाइंग क्या बताया मैम आपने? 52.50। तो फिर आपको कॉस्ट टू कॉस्ट ही ऑलमोस्ट है, तो कल परसों नेक्स्ट 2 से 3 दिन एक बार वेट कीजिए, देखिए। अगर 53 का प्राइस मिलता है, एक बार आप कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट करके जाइए, क्योंकि ओनली फॉर 482 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है, मतलब ज्यादा लिक्विडिटी इसमें है ही नहीं। अच्छा। तो मतलब कोई अगर 20-50 लाख का भी बाइंग यहाँ पे कर देंगे तो यहाँ पर सर्किट भी चला जा सकता है। जहाँ जहाँ पे लिक्विडिटी नहीं है, ऐसे स्टॉक पे आपका निवेश होना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो एक बार इस काउंटर को अवॉइड करना सलाह रहेगा, और अगर आपके पास ऑलरेडी है तो एक बार कॉस्ट टू कॉस्ट ही चल रहा है, एग्जिट कीजिए। कोई अच्छा काउंटर्स और भी है मार्केट में, उसमें निवेश कीजिए। राइट, कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहा है तो एग्जिट कर सकते हैं इसमें। एज पर प्रदीप जी, मनोज तोमर जी हैं, कह रहे हैं नमस्कार सर, नमस्कार नेहा मैम। प्रदीप सर आपको बहुत अच्छा लग रहा है डीआरएस इनसाइट्स पर देखकर। थैंक थैंक यू यू। मनोज जी, प्रदीप जी की तरफ से भी। और कह रहे हैं कि मेरे पास एडलवाइस के 500 शेयर हैं, मेरा जो बाइंग प्राइस है वो है 116 का। तो प्लीज मुझे एडवाइस कीजिए कि क्या करना चाहिए। एडेलवाइस फाइनेंशियल सर्विस, राइट? हाँ, एडलवाइस ही इन्होंने लिखा है, सो शुड बी फाइनेंशियल सर्विसेज। ओके, ई अभी डी 113। ई एल डब्ल्यू ई हाँ आई हाँ, एस एस। अभी 113 के आसपास चल रहा है। फंडामेंटल अच्छा है, और जिस तरीके से थोड़ा बहुत टॉप बनाया है ऑलमोस्ट 122 120 के आसपास, मुझे लगता है कि एक बार फिर से स्टॉक अभी 105 106 आने के लिए रेडी हो रहा है। अभी 113 के आसपास चल रहा है, तो 105 आपका पोटेंशियल स्टॉप लॉस होना चाहिए। बने रहिए, स्ट्रक्चर अच्छा है। अगर 105 ब्रेक नहीं करता है वीकली, अगर इसके ऊपर सपोर्ट लेके टिकता है, तो मुझे लगता है कि 130 135 कमिंग सुन, बट थोड़ा बहुत वॉलेटाइल यहाँ पे रह सकता है।
ऑल राइट, थोड़ा बहुत वॉलेटाइल रह सकता है इसमें। अब बजाज हेल्थ केयर के लिए भी मनोज जी का एक सवाल है, कह रहे हैं मेरे पास 200 शेयर हैं एट द रेट ऑफ 484। तो इसमें भी कह रहे हैं कि आपकी एडवाइस क्या रहेगी? देखिए सपोर्ट जो है ऑलमोस्ट 425 से लेके 435 के बीच, तो मुझे लगता है कि 440 तो एटलीस्ट कमिंग सून। जिस तरीके से यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बन रहा है, तो मुझे हम्म। नहीं लगता है स्टॉक 450 में भी रुकने वाला है। थोड़ा बहुत और डाउनसाइड में एक्सपेक्ट करके जा रहा हूँ। और बेस भी नहीं हुआ, बॉटम भी नहीं हुआ, तो एटलीस्ट बेस जो है वो फॉर्मेशन होना चाहिए। अगर बेस फॉर्मेशन होता है तो उस केस में यहाँ पे एक बार मोमेंटम आएंगे। अभी तो और भी नीचे आने का पोटेंशियल है। आज भी देखिए ऑलमोस्ट 1.5% नीचे ही है। आज का अच्छा। भी डे हाई ऑलमोस्ट 488 के आसपास, डे लो के आसपास ही क्लोज हुआ है। मतलब इंडिकेट यही कर रहा है कल परसों और 2-3 दिन में 455 कमिंग सून। ओके, 455 कमिंग सून आपके हिसाब से। सचिन यादव जी हैं, कह रहे हैं वेलकम प्रदीप सर ऑन डीआरएस इनसाइट्स। वैसे मैं बता दूं, सचिन यादव जी हमारे बहुत ही रेगुलर व्यूअर हैं, हर लाइव शो में हम उनको देखते हैं और हमारे साथ बहुत डेडिकेटेडली जुड़े रहते हैं। और अपना एक सवाल भी भेजा है उन्होंने। कह रहे हैं सर, आई वांटेड व्यू ऑन फिनिक्स मिल्स। और इनके पास 100 शेयर्स हैं फिनिक्स मिल्स के, और इनका बाइंग प्राइस है 1546 और 3 मंथ से लेकर 1 ईयर तक का व्यू चाह रहे हैं। ओके, सो बेसिकली अभी 1585 वन फाइव वन नाइन फाइव फोर फाइव सिक्स के, का इनका हाँ, बाइंग है। 1595 के आसपास एक रेसिस्टेंस है। आप एक बार बने रहिए। जिस तरीके से कंसोलिडेशन पैटर्न अभी बन रहा है, इसमें अभी ना ही ब्रेकआउट है ना ही ब्रेकडाउन है, एक रेंज बाउंड में फंसा हुआ है बेसिकली। अभी मुझे लगता है कि 4801500 से लेके 1585 के आसपास एक रेंज जो है, इसके अंदर जो है ट्रेडिंग हो रहा है। इसमें आप एक बार वेट करके जाइए। मुझे नहीं लगता है ये ब्रेक होंगे। 1450 इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। आपका जो बाइंग प्राइस है वहां पे ही आपका कॉस्ट टू कॉस्ट एक बार स्टॉप लॉस भी मेंटेन कीजिए, क्योंकि ये अभी कंसोलिडेशन पे है, ब्रेकआउट जोन पे नहीं है। तो 1650 इसके ऊपर इसमें धमाका ब्रेकआउट आएंगे। उसके बाद ये स्टॉक 1850 और 1900 का हाई भी लगा के आने का हाई पोटेंशियल है। लेकिन अभी इसमें कुछ नहीं होने वाला। एक बार आपका जो कॉस्ट टू कॉस्ट बाइंग है, उसमें आप एक बार बाइंग जो कॉस्ट है वहां पे आप एक बार स्टॉप लॉस मेंटेन कर लीजिए। ऑल राइट, जो कॉस्ट टू कॉस्ट है, बाइंग कॉस्ट पे अपना स्टॉप लॉस मेंटेन कर लीजिए। ममराज सेन जी हैं, कह रहे हैं नेहा मैडम जी और प्रदीप जी को नमस्कार। कह रहे हैं 1 पॉइंट सोल्यूशन पे ये आपकी राय मांग रहे हैं। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा भी इन्होंने कहा है, मैन इंफ्रा भी इन्होंने कहा है। पर इन तीनों पर बेसिकली ये सजेशन मांग रहे हैं कि क्या रहेगा। देखिए बेसिकली जेएसडब्ल्यू इंफ्रा अभी देखिए 305 के आसपास चल रहा है। एक सपोर्ट है ऑलमोस्ट, आप देखेंगे सपोर्ट बेसिकली मंथली सपोर्ट जो इसका है 284 के आसपास है। तो मुझे लगता है कि 284 ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो एक बार बने रहिए विथ स्टॉप लॉस ऑफ 284। और मुझे लगता है कि अगर 284 ब्रेक नहीं होता है, उस केस में फिर से स्टॉक थोड़ा अभी नीचे आ रहा है तो 295 290 तक भी आ सकता है। उसके बाद फिर से आपको 340 350 का प्राइस मिल भी सकता है। लेकिन स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करके जाना है। और अभी 1 पॉइंट सॉल्यूशन इसमें अभी 49.48 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि सपोर्ट है ऑलमोस्ट 43 के आसपास। तो फ्रेश बाय ने ऐसे काउंटर में ना कीजिए तो वो अच्छा होगा आपके लिए। लेकिन एक स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। फ्रेश बाय अवॉइड होगा और एवरेज करना भी अवॉइड रहेगा। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा का ही आपने बताया। 1 पॉइंट का बताया, पहले बताया वन जेएसडब्ल्यू पॉइंट। का। हाँ। अच्छा, और मैन इंफ्रा का सेकेंड प्रदीप आपने जी? मन, हाँ, मन इंफ्रा बताया तो 189 के आसपास चल रहा है। अच्छा खासा चार्ट पैटर्न है और एक बेस भी बनाया, धीरे धीरे ऊपर आ रहा है, बुलिश है। मुझे लगता है कि आपको एक बार वेट करके जाना चाहिए। और 3 से 4 हफ्ता मतलब 1 महीने में पॉसिबल है आपको एक बार 215 से 220 का जो भाव है वो आना चाहिए। और इनका प्रॉफिटेबल बिजनेस है। 7100 करोड़ के आसपास मार्केट कैप भी है, 300 करोड़ के आसपास पैड भी पोस्ट किया है। स्टॉप लॉस होना चाहिए 175। 175 अभी 189 चल रहा है, स्टॉप लॉस बहुत ही स्मॉल है। 175 में एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। 220 कमिंग सून। ऑल राइट, 175 पे स्टॉप लॉस बने रही, 220 है कमिंग सून प्रदीप जी के हिसाब से। अडानी पर लेकर टीएमसी की इनकी आईडी है, ये पूछ रहे हैं, कह रहे हैं 991 पर लिया है मैंने अडानी। तो इसको लेके आपका क्या सजेशन है अब आगे के लिए? अदानी कौन सा अदानी?
कुछ नहीं लिखा है इन्होंने, सिर्फ अडानी लिखा है, 991 अपना प्राइस लिखा है, और इन्होंने अपना नाम भी नहीं लिखा है, तो मैं इनकी आईडी से ही इनका निकाल रही हूँ। ओके, तो फिर आई थिंक उन्होंने अदानी ग्रीन 991 ही चल रहा है, तो अदानी ग्रीन पकड़ के ही मैं बोल रहा हूँ। सो बेसिकली क्योंकि अदानी ग्रुप में तो बहुत सारे स्टॉक है, एटीजीएल है, अलग अलग अदानी इंटरप्राइज है। सो देखिए अदानी ग्रीन अभी 991 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि एक डीप के लिए आपको वेट करना चाहिए, स्टॉप लॉस होना चाहिए 915 और 950 960 एक पोटेंशियल बाइंग जोन रहेगा मेरे हिसाब से। तो एक बार आप बने रहिए, एक बार आप बने रहिए विथ स्टॉप लॉस ऑफ 915 एक स्टॉप लॉस आपके लिए होना चाहिए। 915 एक स्टॉप लॉस होना चाहिए। अक्षय गुप्ता जी हैं, कह रहे हैं गुड इवनिंग सर एंड मैम, मेरे पास मिधानी के 150 शेयर्स हैं, मेरा जो बाइंग प्राइस है 431 का है। ओके, देखिए मिस्ट्रो धातु निगम एक फंडामेंटली अच्छा काउंटर है, और जिस तरीके से लास्ट कुछ दिनों में हमने देखा कि यहाँ पे एक पुल बैक आया है, मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत यहाँ पे प्राइस करेक्शंस होना बाकी है। प्राइस करेक्शंस के बिना स्टॉक भाग गया था ऑलमोस्ट 394 395 के आसपास एक सपोर्ट के तौर पे काम करेंगे। आज का भी डे लो देखेंगे ऑलमोस्ट 421, और डे हाई देखेंगे 435 के आसपास। तो अकॉर्डिंग टू माय व्यू मुझे लगता है कि डे लो के आसपास जो आके क्लोज हुआ है, तो ये सिग्नल है फिर से स्टॉक 410 405 में जाने के लिए रेडी है। अच्छा। 390 पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। अगर 390 ब्रेक नहीं होता है तो बहुत जल्दी स्टॉक आपको 480 एंड 500 का टारगेट जो है कमिंग सुन है। अब एक ना मैं डिफाइन करके देता हूं, जब भी मैं बात करता हूं दोनों तरफ विथ टारगेट एंड स्टॉप लॉस को लेके क्यों बात करता हूं, जैसे कि अभी बेसिकली 424 के आसपास चल रहा है। अभी पॉसिबल थोड़ा कम है इमीडिएट लेवल पे 450 हो जाना, 460 हो जाना। जिस तरीके से स्ट्रक्चर बनाया है वीकली चार्ट पे, डेली चार्ट पे, इसमें पॉसिबिलिटी से इतना है कि फिर से स्टॉक एक बार 410 405 में आने का पोटेंशियल है। तो अभी स्टॉक नीचे आएंगे, एक बार नीचे आने के बाद थोड़ा बहुत करेक्शंस कंप्लीट करने के बाद जैसे कि मान लो आपको फेवर हुआ है, तो उस टाइम पे क्या होता है, आप मेडिसिन लेते हो, मेडिसिन के बाद थोड़ा बहुत 4 5 दिन 10 दिन आपको रिकवर होने में टाइम लगता है। सो हाँ। मान लो ये स्टॉक के साथ भी अभी ऐसा हुआ है, तो 410 405 कमिंग सुन। 390 इसके नीचे इसका स्ट्रक्चर खराब हो जाएंगे, तो 390 पे हाँ, स्टॉप लॉस मेंटेन करना स्टॉप चाहिए। लॉस 390 तो का। मैम बहुत सारे लोगों को ना एक मिसकंसेप्शन रहता है कि ये क्यों बताया, ऐसा क्यों बताया, अगर ऊपर ही जाना है तो स्टॉप लॉस क्यों दिया। तो ये मार्केट है, आपको प्रॉपर प्रोटेक्शन रखना है आपका कैपिटल का। नहीं, डेफिनेटली बहुत प्रोटेक्शन के साथ ही मार्केट में करना चाहिए कोई भी तरीका का ट्रेड। चोला फाइनेंस को भी लेकर ये पूछ रहे हैं अपना सवाल अक्षय जी, कह रहे हैं कि इनकी जो बाइंग प्राइस है वो 1550 का है। देखिए अभी 1515 के आसपास चल रहा है, मुझे लगता है कि एक बार एक स्टॉप लॉस होना चाहिए। 1460 में एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। बाकी स्ट्रक्चर पॉजिटिव ही है, नेगेटिव तो कुछ ऐसा नहीं है। थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन करता है, उसके बाद धीरे धीरे रैली करता है, लेकिन एक सपोर्ट था ऑलमोस्ट 1535 के आसपास, वो ब्रेक हो चुका है। सो इसका जो रैली होगा ना 1535 के ऊपर ही होने वाला है। सो एक बार बने रहिए, लेकिन फ्रेश बाय करना इस जोन पे थोड़ा बहुत रिस्की हो सकता है। मुझे लगता है कि एक बार 1535 का जो जोन है उसके ऊपर अगर एक फ्राइडे वाला क्लोजिंग, वीकली क्लोजिंग मिलता है, तो उस टाइम पे आप एक बार बाय कीजिए, अभी एक बार अवॉइड कीजिए। अभी ना ऐसे भी बहुत सारे लोगों का मानना है कि सर फ्राइडे वाला क्लोजिंग क्या होता है। फ्राइडे वाला जो क्लोजिंग है ना वो वीकली क्लोजिंग होता है। एक जो हाँ। कैंडल होता है, कैंडल का क्लोजिंग फ्राइडे को होता है। सो वीकली क्लोजिंग इसलिए हम मानते हैं फ्राइडे क्लोजिंग, तो फ्राइडे क्लोजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे लोगों को ये भी पता नहीं होता। सो हाँ। इसीलिए उनका एक मिसकंसेप्शन रहता है, क्योंकि बहुत सारे जगह पे मैंने कमेंट देखा है, मैं क्योंकि मैं ये वर्ड यूज करता हूँ बाय ऑन डीप, फ्राइडे वाला क्लोजिंग, वीकली क्लोजिंग। तो लोग ना नेहा मैम पूछते कि फ्राइडे वाला क्लोजिंग क्या है। नहीं, चलिए, अच्छा है, ज्ञान तो में वृद्धि होती रहनी चाहिए, आप इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसका फायदा लोगों को मिलना भी चाहिए, और अपनी जानकारी भी बढ़ानी चाहिए सबको। क्योंकि देखिए हम लोग तो यहाँ बैठे हैं, हम अपने सारे दर्शकों के लिए एक्सपर्ट्स लेकर आते हैं, कोशिश करते हैं, आप लोगों से टाइम लेते हैं, आप लोग स्पेशली टाइम निकाल कर यहाँ पर आते हो। तो इसलिए मेरी तो सबसे राय है, सबसे गुजारिश भी है कि जैसे कि आप अपने सवाल भी भेजते हैं तो प्लीज क्लियरली लिखा कीजिए। मिस स्पेल हो जाता है, रेट्स इधर के उधर हो जाते हैं, या फिर आप अपना भी नाम नहीं लिखते, कई बार आईडीज ऐसी होती, इतनी टिपिकल होती हैं कि वो भी लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ऑन एयर। तो आप लोग अपना नाम, अपना प्राइस और क्लियरली शेयर का, और व्हाट आर यू लुकिंग फॉर अ लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, किस तरीके की आपको सलाह चाहिए, वो भी अगर आप क्लियरली लिखेंगे तो भी आसानी होगी आप ही को अपना जवाब पाने में।
चलिए प्रदीप जी, शशिधर जी हैं हमारे साथ। इनके पास साल्जर इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयर्स हैं। इनका जो बाइंग प्राइस है वो है 911 का। कौन सा स्टॉक बताया मैम आपने? साल्जर, SALZER इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके। ये ऐड करना चाहते हैं और इसमें, तो ये लेवल्स आपने आपसे जानना चाह रहे हैं कि क्या सही रहेंगे। देखिए, एक सपोर्ट के आसपास ही अभी काम हो रहा है। मुझे लगता है कि 855, 850 मैक्सिमम एक डाउन साइड आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हो। तो आपको अगर ऐड करना है, मुझे लगता है कि 860, 870 एक पोटेंशियल बाइंग जोन हो सकता है आपके लिए। तो आप एक बार स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 825 में, और आपका बाइंग जोन रहेगा 855। तो फिर ज्यादा दूर नहीं है, ऑलमोस्ट 30 रुपीज का स्टॉप लॉस रहेगा आपके लिए। जिस तरीके से लास्ट में भी हमने देखा कि सितंबर में एक जो है ब्रेकआउट आया था लास्ट 22 में, उसके बाद से लगातार स्टॉक ने हमने देखा 400 से स्टॉक ऑलमोस्ट 1600 1700 के आसपास टॉप बना के आया। कभी भी अपना वीकली जो है एवरेज प्राइस उसका ब्रेक नहीं हुआ था। इस टाइम पे हमने देखा कि ब्रेक डाउन आया है, अब सपोर्ट के आसपास ही काम कर रहा है। लेकिन 8 जो है 30 एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करके जाना है। अगर 830 इसके नीचे आ जाता है तो इसका जो पूरा पैटर्न है ना वो खराब हो जाएंगे। सो मेक श्योर आप एक बार मेंटेन कीजिए 830 स्टॉप लॉस, और आपका एंट्री जोन होना चाहिए 855 टू 860 के आसपास। ऑलराइट, 855 टू 860 के पास आप कह रहे हैं एवरेज एवरेज कर सकते हैं, और 830 पर स्टॉप लॉस सही रहेगा। ये कह रहे हैं कि एक जो साइजर इलेक्ट्रॉनिक्स का इनके बारे में पूछा है, तो ये एक केसी इंडस्ट्रीज कह रहे हैं सब्सिडरी है इस कंपनी की। क्या आप मुझे गाइड कर सकते हैं कि इसमें कोई स्कोप है या नहीं। के सी के इंडस्ट्री। KAYCEE, केसी इंडस्ट्रीज। ओके। देखिए, बीएसई लिस्टेड है इसमें तो। अपर सर्किट पंपिंग एंड डंपिंग वाला गेम है। जब चला था पूरा स्टॉक ऑलमोस्ट 457 से, अरे फोर फोर चलिए कोई फिफ्टी नहीं प्रदीप जी, आगे नहीं 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 बढ़ते नहीं हैं। नहीं, एक मिनट एक मिनट। 450 से 5000 हो गया स्टॉक, अपर सर्किट लगा के गया। और इंटरेस्टिंग फैक्ट यही है कि 5000 से फिर से स्टॉक नीचे आते आते 800 हो गया। अब फिर माय से अभी तेरह सौ गॉड। अस्सी के आसपास चल रहा है। इंटरेस्टिंग फैक्ट यही है कि 400 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। मतलब मैम, क्लियर कट मैनिपुलेशंस। अभी देखिए, सेबी हाँ बहुत ही स्ट्रिक्ट है। सेबी का हाँ काम है ट्रांसपेरेंट होना। आपको आपको पता ही है, रिसेंटली सेबी ने हाँ। बैन लगाया है बहुत ही प्रोमिनेंट नेम को। तो ऐसे जो स्टॉक है ना, नो डाउट इसके अंदर भी कुछ ना कुछ तो गेम हुआ है। तो इसीलिए नॉन स्टॉप अपर सर्किट भागा है। 400 से 5000 हो गया। इसीलिए मैं थोड़ा शॉक्ड हो गया इमीडिएटली कि हम्म, बीएससी वाले काउंटर है, बी कैटेगरी है। मतलब ए कैटेगरी, बी कैटेगरी भी अच्छा अच्छा कैटेगरी नहीं है, एक्स टी कैटेगरी में लिस्टेड है। तो इसीलिए आपको अवॉइड करना है ऐसे स्टॉक। अगर आपके पास है, एक बार एग्जिट करने का सलाह रहेगा। चलिए। अब आया है शादाब जी का सवाल। कह रहे हैं सर प्लीज मुझे GRSC और कोचिन शिपयार्ड में गाइड कीजिए कि अगर बाय करना है तो कैसे हमें इस समय उसमें एंट्री लेनी चाहिए। देखिए, मुझे लगता है कि 2750 से लेके 2850 एक अच्छा जोन है बाइंग के लिए। आप एक बार इस जोन पे बाइंग कीजिए, लेकिन मेक श्योर आपका स्टॉप लॉस जो है 2550 के आसपास, 2550 से लेके 2500 के बीच होना चाहिए। व्यू रहेगा मिनिमम 7 से 8 महीना। क्योंकि स्टॉक एक बार नीचे आ रहा है तो एक बार वेट करके जाइए। और कोचिन शिपयार्ड, देखिए कोचिन शिपयार्ड पे लॉन्ग टर्म में तो कुछ इशू नहीं है, लेकिन शॉर्ट टाइम फ्रेम में इतना चल चुका था। अभी 2050 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि इस काउंटर में भी ऑलमोस्ट 1950, 1930 कमिंग सुन। अभी ऐसा कोई माहौल नहीं बन रहा है डिफेंस सेक्टर में, तो इसीलिए थोड़ा बहुत डिफेंस सेक्टर अपना जो है यहाँ पे हेल्दी करेक्शन हो रहा है। तो एक बार बने रहिए जिनके पास है। और फ्रेश आप एवरेज या तो बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो तो 1950, 1900 एक जोन रहेगा, उस जोन पे आप कीजिए। तो डिफेंस सेक्टर पे आप कह रहे हैं कि अभी थोड़ा सा करेक्शंस देखने को मिल रहा है। तो रवि मिश्रा जी हैं, कह रहे हैं डिफेंस में सर दो शेयर बता दीजिए जहां मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ। अभी मैं 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने की सोच रहा हूँ। और देखिए, दो रेलवे के भी आपसे मांग रहे हैं। बेसिकली आई थिंक ही हैज 1 लाख रुपीज एंड ही वांट्स टू इन्वेस्ट इन डिफेंस एंड रेलवे। तो दो दो शेयर्स आपसे पूछ रहे हैं। देखिए बेसिकली डिफेंस में मेरा तो फेवरेट है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक। तो अभी 5012 के आसपास चल रहा है। मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि 4450 से लेके 4850, इस जो रेंज मैंने बताया, इस रेंज पे आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना है। इफ यू वांट टू इन्वेस्ट एटलीस्ट जितने भी अमाउंट आप सोच रहे हो,
50% करेंट जोन से आप इन्वेस्ट करके जा सकते हो, बाकी 50% एलोकेशन आपको एवरी डीप में करना है, क्योंकि डिफेंस काउंटर अभी थोड़ा बहुत अगर नीचे आता है, अगर एक बार टाइम करेक्शन में जाता है तो उस बीच में थोड़ा बहुत ये चलेगा नहीं, लेकिन लॉन्ग टाइम टारगेट है इसमें। मुझे लगता है कि बिफोर द दिसंबर इसमें एक बार 6500 टारगेट आने का हाई पोटेंशियल है। लेकिन अच्छा खासा अगर आपका बाइंग जोन हो जाएंगे ना, तो आप थोड़ा सेफ रखेंगे खुद को। और एक चीज इंपॉर्टेंट है, मान लीजिए 4450 4600 आता नहीं है, तो उस केस में आपको खोने का भी कुछ है नहीं, क्योंकि 50% अभी आप पैसा डाल ही रहे हो। और सेकंड काउंटर रहेगा बीईएल। बीईएल मुझे अच्छा लगता है कि, लेकिन बीएल ऐसा है कि बहुत चल चुका है, इसमें करेक्शंस नहीं आया। तो एक बार अगर 390 से लेके 400 के बीच आता है कभी भी, तो उस जोन पे बीईएल मुझे लगता है कि आपको एक्युमुलेशन करना चाहिए, एवरेज करना चाहिए, और बाय ऑन डीप करके आपको जाना है। उस केस में आपका स्टॉप लॉस भी मेंटेन करना है। स्टॉप लॉस रहेगा 355, और टारगेट रहेगा, पहला टारगेट 450, और मुझे लगता है कि 550 कमिंग सुन। और बीएल जैसे स्टॉक अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो 550 से पहले तो आपको बेचना नहीं है, एटलीस्ट लॉन्ग टर्म व्यू आपको बनाना है। ऑलराइट, बीएल के लिए आप कह रहे हैं लॉन्ग टर्म सही रहेगा। और रेलवे के अगर दो शेयर्स बताने हो रवि जी को, तो क्या बताएं? देखिए, रेलवे में मुझे लगता है कि टेक्स टेक्स मैको रेल बहुत ही अच्छा है। जिस तरीके से चार्ट है, मुझे लगता है कि 171 के आसपास अभी चल रहा है, एक अच्छा बेस बनाया, धीरे धीरे ऊपर आ रहा था। लास्ट हफ्ता थोड़ा बहुत करेक्शन हुआ, अभी इस हफ्ता करेक्शन बस स्टार्ट ही हुआ है। मुझे लगता है कि एक बार 165 160 कमिंग सून है, एक बार वेट करके जाइए, बने रहिए विथ स्टॉप लॉस ऑफ 145 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। 200 के ऊपर बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा। और स्पेशली वन थिंग इज वेरी क्लियर, कि लास्ट ईयर जो बजट था, बजट कंजम्पशन को लेके ज्यादा फोकस था। मुझे लगता है कि नेक्स्ट जो फरवरी में बजट आने वाला है इस साल, डिफेंस और रेलवे सेक्टर को ज्यादा कुछ फोकस रह सकता है, क्योंकि जो मोदी जी का सपना है विकसित भारत 2047, उसमें थीम ही से मैम यही है कि रेलवे और डिफेंस। तो मुझे लगता है कि रेलवे और डिफेंस अगर थीम है, और जिस तरीके से इंटायर, अब देखेंगे कि सेगमेंट पे कुछ ना कुछ ऑर्डर बुक मिल मिल जाता है, और फंडामेंटल भी बहुत बढ़िया है, तो एक बार बने रहने का सलाह होगा यहाँ पे। मुझे लगता है कि 200 और उसके ऊपर अगर सस्टेन होता है तो 250 भी कमिंग सून। ऑलराइट, सही है। तो डिफेंस और रेलवे यहाँ पे डिस्कस हो गए। अब किरण जी हैं, कह रही हैं मैम और सर, आप दोनों को मेरा प्रणाम। नोवा एग्रीटेक, ये लोग, इनकी जो बाइंग प्राइस है वो है 52.50 का। कह रहे हैं कि इसका टारगेट क्या होना चाहिए, क्या करें, सेल करें या नहीं? आपने आई थिंक ये क्वेश्चन ऑलरेडी एक बार लिया है। 52.17 चल रहा है, मुझे लगता है कि स्टॉप लॉस आपको आई थिंक ये मेंटेन फिर करना से आ चाहिए। गई हैं किरण जी, फिर से पूछ रही हैं, सेटिस्फाइड नहीं हो गया तो मिस कर दिया होगा शो देखिए, इन्होंने। एक बेस बन रहा है यहाँ पे बेसिकली। सो अभी 52.17 के आसपास चल रहा है, मुझे लगता है कि आपको एक बार एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए, और स्टॉप लॉस रहेगा मेरा 48.50 के आसपास। लेकिन द कंसर्न इज वैल्यूएशन, जो मैंने थोड़ा टाइम पहले भी रिपीट किया था आपको, सेम चीज। 480 करोड़ के आसपास मैक्स मार्केट कैप है, तो 27 करोड़ के आसपास पैट पोस्ट किया है, लेकिन मार्केट कैप ज्यादा नहीं है। तो इसमें अगर 40 50 लाख का अगर बाइंग भी आ जाता है, तो स्टॉक मतलब अपर सर्किट लोअर सर्किट हो जाएंगे। तो एक बार अवॉइड कीजिए। और उन्होंने आई थिंक उनका बाइंग भी सेम प्राइस में है, राइट? हम्म। तो सेम प्राइस में उनका बाइंग है टू अभी, पॉइंट तो फाइव एक है। बार एग्जिट कर जाइए। 53 कभी भी आता है तो एक बार एग्जिट करने का सलाह रहेगा। और 53 कभी भी रहता है तो एक बार एग्जिट कर सकते हैं किरण जी। ममराज जी हैं, कह रहे हैं एससीआई के मेरे पास 300 शेयर्स हैं, 301 का मेरा बाइंग प्राइस है, मैं एवरेज करना चाहता हूँ, प्लीज सजेस्ट मी कहाँ पर करा जाए? करेंट जोन से आप एवरेज करके जा सकते हो, जिस तरीके से स्ट्रक्चर बिल्ड हुआ है। मुझे लगता है कि इसमें पहला टारगेट 245 होना चाहिए। अगर 245 एक बार ब्रेक होता है तो स्टॉक 280 कमिंग सून विद स्टॉप लॉस ऑफ 205। ऑल राइट। तो यहाँ पर आपको एससीआई की भी मिल गई जानकारी। प्रदीप जी, आज आप हमारे शो में आए, आपने इतना वक्त दिया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आई नो आज आपका बड़ा बिजी दिन था, इट वाज अ वेरी टायरिंग डे, बट यू केप्ट योर प्रॉमिस एंड आई एम थैंकफुल फॉर दैट। थैंक यू सो मच मैम फॉर इनवाइटिंग मी। और जाने से पहले एक डिस्क्लेमर भी दे देता जी। हूँ। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। कोई भी स्टॉक में अगर आप हमारे बात सुन के निवेश कर रहे हो तो मेक श्योर आप एक बार आपका जो पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर्स है उनसे सलाह लेके कीजिए। एंड स्टॉक मार्केट पे कुछ भी गारंटी रिटर्न नहीं होता है, बहुत ही फ्लैक्चुएट होता है। सो मेक श्योर आप एक बार खुद से स्टडी तो आपको करना ही है। एंड पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर में कभी भी उसको जो है रिफ्लेक्शन नहीं होता है, तो पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे आप फ्यूचर में डिसीजन मत लीजिए। ऑलवेज स्टडी कीजिए। बहुत सारे स्टॉक में हमने डिस्कशन किया, हमारे जो प्रोडक्ट है मॉडल पोर्टफोलियो उसके अंदर भी है। एंड हमारे जो
क्लाइंट्स हैं, मेंबर्स हैं, उनको भी हमने बहुत सारे स्टॉक रिकमेंड किया है। नो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम आवर साइड, तो एक बार हमारे साइड से कुछ भी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच मैम आपको। थैंक यू प्रदीप जी फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे एंड थैंक यू टू ऑल माय व्यूअर्स फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस शो। आपके जितने भी सजेशंस हो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा।